डॉक्टर विक्रम हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इसको आगे टेकअप करें। और साइकिलिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, और खासकर अभी जिस तरह से साइकिलिंग इंडिया में बूम हो रहा है, उसमें क्या नए लोगों को खासकर क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डॉक्टर विक्रम से इस बारे में और जानना चाहेंगे। डॉक्टर विक्रम। थैंक यू मुकेश जी। सो माय स्क्रीन इज विजिबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जाना न्यूट्रिशन की अहमियत के बारे में कि न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी होता है, और इंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली उसका बहुत ज़्यादा अहमियत होता है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस टॉक वुड बी मिक्स्ड, बिकॉज कुछ मेडिक्स हैं, कुछ नॉन मेडिक्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू आर प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, कुछ अमेच्योर भी होंगे। सो विल कीप द लैंग्वेज इन अ मिक्स्ड वे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक तो साइकिल मैकेनिक्स की, जो उसका बायोमैकेनिक्स होता है उसको थोड़ा सा टच करने का कोशिश करेंगे। हमारे कौन से बॉडी स्ट्रक्चर्स साइकिलिंग के लिए काम में आते हैं, ज़रूरी होते हैं, कौन से मसल्स का हम लोग को ज़रूरत होता है। कॉमन साइकिलिंग इंजरीज को थोड़ा जस्ट उनका बेसिक टच करेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर आराधना ने भी बोला था कि ये टॉपिक इतने बड़े होते हैं कि यदि हम इनको डिटेल में स्टडी करने बैठ जाएं, डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठ जाएं, तो पूरा दिन उसमें चला जाएगा। तो विल जस्ट टच द बेसिक थिंग्स अबाउट दैट। क्या कॉमन कॉजेज होते हैं इंजरी के जिनको हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको भी जस्ट टच करेंगे, क्योंकि मेरी और वैभव के टॉक में थोड़ा सा ग्रे एरिया होगा, हम दोनों का थोड़ा सा ओवरलैप होगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस और क्या जरूरी चीजें हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, साइकिलिंग से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे इसके बारे में मुझसे। तो पहली चीज जो होती है सैडल। सैडल का हाइट आप कर्सर में देख रहे हैं, क्या मैटर करता है सैडल के केस में। सैडल का हाइट नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, लो लाइंग हो सकता है, हाई हो सकता है, फोर एंड एफ्ट हो सकता है, मतलब इसको आप आगे की तरफ कर सकते हैं, पीछे की तरफ कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो रीच। रीच मतलब आपका टॉप ट्यूब का लंबाई कितना है और आपका सैडल का हाइट कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इस हैंडल को ग्रैब करने के लिए कितना ज्यादा आगे झुकना पड़ेगा, आप किस तरह से उसको रीच कर पाएंगे। तो यदि वो रीच थोड़ा सा अधिक होती है, वी कॉल इट फार रीच, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्रैंक लेंथ, क्रैंक आर्म, यदि क्रैंक आर्म ज्यादा होती है तो आपको कुछ मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, परंतु उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जो हमारा पैडल होता है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि बॉडी जो कांटेक्ट में आती है साइकिलिंग के दौरान, सैडल, हैंडल एंड पैडल, तो सिर्फ ये तीन जगह होते हैं जहां पे कि हमारी बॉडी का कांटेक्ट होता है। तो इन तीनों चीजों की काफी अहमियत होती है, और बाकी साइकिलिंग के पार्ट्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट टू शो यू द पैडलिंग थिंग। तो इसमें हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैडल के दौरान कहाँ पे आता है। तो ये टॉप डेड एंड होता है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला होता है डाउन वन। तो हम लोग को जो मैक्सिमम स्ट्रेन आता है, मतलब लो पावर, इस जगह पे सबसे ज्यादा कम पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग को ज्यादा स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है, और ये स्ट्रेंथ नीचे आते आते तक बराबर उतना ही ताकत में हमको लगाना पड़ता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब इस वीडियो का पर्पस ये है, जस्ट लेट इट टू एंड। सो द मूवमेंट हैज टू बी स्मूथ, जिससे कि आपका एनर्जी ट्रांसमिशन स्मूथ होता है। कैसे और क्यों, ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें जैसा हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा मसल साइकिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप 12 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक तक आते हैं, मतलब जीरो पोजीशन से 3 ओ क्लॉक तक आते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मसल होती है, जो आपके पैडल को पुश करने के लिए जरूरी होती है, वो होती है आपकी ग्लूटियल मसल, मीन्स योर हिप मसल, द रेड वन। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का क्वाड्रिसेप्स मसल, क्वाड्रिसेप्स मतलब जो जांग के थाई के फ्रंट साइड का जो मसल होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल नीडेड फॉर दिस एक्शन। तो बेसिकली
यहाँ से नीचे तक आने में जिन 3 मसल्स का आपको मोस्टली जरूरत होता है, हिप मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल, ग्लूटियल, क्वाड्रिसेप्स एंड द काफ मसल्स। तो ये 3 मसल्स का आपको सबसे ज्यादा जरूरत होता है, जबकि आप इसमें पूरा स्ट्रेंथ लगाते हैं। उसके बाद 6 o'clock से वापस 12 o'clock जाने के लिए आपका हैमस्ट्रिंग, मतलब थाई के पीछे का मसल इसमें काम में आता है, और फाइनल टर्मिनल मूवमेंट में हिप के जो फ्लेक्सर्स होते हैं, ये आगे के मसल आपके काम में आती है। अब इस बात को, इस चार्ट को समझने का एक मतलब ये है कि पैडल साइकिल में जब आप लोग 6 से 12 पर जाते हैं, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का जरूरत नहीं होता, तो कुछ साइकिलिस्ट ऐसा करते हैं कि वो अपनी लिम्ब को थोड़ा सा डेड छोड़ देते हैं। डेड छोड़ देते हैं मतलब वो सिर्फ आधी साइकिल में पूरा जोर लगाते हैं, और जब वो पैडल वापस आता है तो उस पर इतना जोर नहीं लगाते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ समय मैंने भी थोड़ा बहुत साइकिल का ट्राई किया, तो जस्ट इन ए लेजर वे हम लोग क्या करते हैं कि उसको पैडल मारते हैं, और जब वो रिटर्न होता है 6 o'clock से 12 o'clock तक, तो उसको हम लोग अपनी हैमस्ट्रिंग मसल का उतना उपयोग नहीं करते। मतलब जब उसको फ्लैक्स करना है, घुटने को मोड़ना है, तो इस हैमस्ट्रिंग मसल का भी उपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोड आपके दूसरे पैर पे जाता है, दूसरे पैर के क्वाड्रिसेप्स पे जाता है। क्या रिजल्ट होगा उसमें कि ये क्वाड्रिसेप्स आपके एक पैर की जो हैमस्ट्रिंग है उसका काम दूसरे पैर का क्वाड्रिसेप्स करेगा, तो क्वाड्रिसेप्स पे ज्यादा लोड आएगा, और उससे थाई में दर्द होने का, जल्दी फटीग होने का संभावना आप लोगों को हो सकता है। तो पैडल साइकिल हमेशा स्मूथ होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग का भी उसमें उपयोग किया जाना चाहिए। अगेन एक छोटा सा वीडियो एनिमेशन। सो यू कैन सी अगेन विद द एनिमेशन कि जब आप 12 o'clock से 3 o'clock तक जाते हैं, ग्लूटियल मसल, जस्ट टू रिवाइज यू थिंग्स आउट। आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रिसेप्स मसल, फिर उसके बाद काफ मसल, आप साइड में देखेंगे इसमें कलर चेंज हो रहा है। देन द यूज ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, एंड एट द टर्मिनल स्टेज फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप। तो ये हिसाब से हम लोगों के लोअर लिम्ब का मसल साइकिलिंग के काम में आता है। और भी दूसरी मसल्स होती है जिनकी जरूरत होती है, कोर एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वैभव वुड बी टॉकिंग इन डिटेल्स अबाउट दैट इन हिज सेक्शन ऑफ कंडीशनिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या बायोमैकेनिक्स, मतलब किन किन चीजों की जरूरत हम लोगों को इसके दौरान पड़ती है। तो एक फिट बाइक के लिए, मतलब बाइक फिट के लिए, ऐसा बाइक जो कि हमारे शरीर के साथ में फिट हो, ऐसा लगे कि वो हमारे शरीर का हिस्सा है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज सेडल हाइट। सेडल का हाइट कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो लाइंग नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बात करेंगे अभी उसके बारे में आगे। सेडल का टिल्ट, मतलब वो आगे झुका हुआ हो, न्यूट्रल हो, या आगे की तरफ से उठा हुआ हो, क्या उसका सही पोजीशन होना चाहिए, फोर एंड एफ। सैडल आप आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्या उसका आइडियल पोजीशन होता है। हैंडल बार, हैंडल बार रीच आप किस तरह से कर सकते हैं हैंडल बार में, फुट का पोजीशन पैडल पे किस तरह से होना चाहिए, और रीच एंड हैंडल बार ऑलमोस्ट द सेम। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। सबसे पहला चीज है सैडल हाइट। तो सैडल हाइट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। यदि सैडल हाइट प्रॉपर नहीं होती है तो आपके हिप में पेन हो सकता है, नी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या नापने का तरीका होता है, सिट कंफर्टेबली ऑन द न्यूट्रल सैडल। सैडल न्यूट्रल हो, आगे नहीं हो, पीछे नहीं हो, इंक्लाइन नहीं हो, न्यूट्रल सैडल पे आप कंफर्टेबली बैठेंगे, और अपने पैडल को, अपने पैडल पे अपना फुट रखेंगे। कहाँ रखेंगे कि आपका बॉल ऑफ टोज, बॉल ऑफ टोज मतलब पैर के अंगूठे के जो पीछे का हिस्सा होता है थोड़ा सा उभरा हुआ, दैट शुड बी जस्ट बियॉन्ड द पैडल स्पिंडल। तो जैसा कि आप ये नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये पैडल स्पिंडल है और ये हमारा बॉल ऑफ टोज है। तो बॉल ऑफ टोज को आप पैडल स्पिंडल के ठीक आगे रखेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबली इस पे बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एंगल आपका 25 से 30 डिग्री, 25 to 30 डिग्री का ये एंगल बनना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम पोजीशन। इससे आपको पूरा स्ट्रेंथ मिलता है, एंड आप काफी सारी इंजरीज से इससे बच सकते हैं। ये एक तरीका होता है। दूसरा ये है, यदि आप हील रखते हैं पेडल पे, तो दिस शुड बी 0 डिग्री, मतलब ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो बेस्ट वे इज दैट टू सिट कंफर्टेबली, put your foot on the pedal spindle, ball of toes just beyond that, and the angle has to be 25 to 30.
यदि सैडल हाइट बहुत ज्यादा होती है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला चीज, साइकिलिस्ट को काफी आगे की तरफ उसमें झुकना पड़ता है फॉर रीच। मतलब सैडल हाइट ज्यादा है तो आपको हैंडल बार तक पहुंचने के लिए आपका बैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। क्या हो सकता है? कमर में दर्द हो सकता है। और पैडल पे पहुंचने के लिए, पैडल पे जोर लगाने के लिए आपको अपनी एंकल का यूज करना पड़ेगा, विच इज नॉट एडवाइज्ड। द टर्म इज नोन एज एंकलिंग। उससे क्या होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये साइकिलिस्ट अपने एंकल की मसल का यूज कर रहा है। एंकल की मसल को यूज करने से इसके एंकल में पेन हो सकता है और इसको फटीग बहुत जल्दी डेवलप होगा। तो इसलिए सैडल का हाइट बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सैडल हाइट ज्यादा होने से नी के पीछे के हिस्से में, मतलब पोस्टीरियर नी के एरिया के अंदर पेन हो सकता है। एंड हिप में रॉक, यदि सैडल हाइट बहुत ऊपर की तरफ है, बहुत ऊंचा है, तो बैलेंस बनाने के लिए आपका पेल्विस रॉक करेगा, मतलब दोनों साइड में आपको उसके लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये काफी ऊंची जो सैडल हाइट होती है उसके नुकसान होते हैं। सैडल हाइट यदि काफी लो होती है तो क्या हो सकता है, नी में एब्रेजन ज्यादा होगा, डिजेनरेशन ज्यादा होगा, एंटीरियर नी पेन मतलब घुटने के आगे के हिस्से में दर्द हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स के अंदर मतलब आपके थाई मसल्स के अंदर फटीग काफी जल्दी डेवलप हो सकता है, और इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है। अब उसके आगे का जो चीज है जो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, फुट का पोजीशन क्या होना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में। बॉल ऑफ टोज जस्ट क्रॉसिंग पैडल स्पिंडल। तो ये बॉल ऑफ टोज होती हैं, जो हमारे पैर का एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये हमारा अंगूठा होता है, तो ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज बॉल ऑफ टोज। तो ये बॉल ऑफ टोज जस्ट पैडल स्पिंडल को क्रॉस करना चाहिए, जस्ट बियॉन्ड दैट। सो दिस इज द आइडियल फुट पोजीशन। हैंडल बार रीच, हैंडल बार रीच के अंदर ये वाला जो पोजीशन है जिसमें आप देखते हैं कि साइकिलिस्ट बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुका हुआ है, इस पोजीशन का एडवांटेज ये होता है कि एरोडायनेमिकली दिस इज अ बेटर पोजीशन। मतलब साइकिलिस्ट अपना स्पीड बहुत अच्छा बना सकता है, उसको एयर का रेजिस्टेंस कम मिलता है, बट इसमें बहुत सारे फिटनेस इश्यूज आते हैं। पहला चीज गर्दन में दर्द हो सकता है, क्योंकि इसको गर्दन को उठा के रखना पड़ेगा। आपके बैक का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, कोर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सो if you are fit enough, then only this position is advised. Otherwise the usual position is this, where this angle has to be 45 degree and this angle has to be 90 degree. आइडियल पोजीशन के बारे में भी हम लोग आगे थोड़ा सा बात करेंगे। सैडल टिल्ट जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसे न्यूट्रल रखा जाए। यदि किसी को बैक है और वो रिकवरी फेज में है, तो सैडल को थोड़ा सा 3 से 5 डिग्री वो आगे की तरफ टिल्ट कर सकता है, क्योंकि एडवांटेज ये होगा कि उसका जो बैक मसल्स हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होगा, बट दिस इज जस्ट ए टेम्पररी एडजस्टमेंट। यदि आप अपनी रीच के लिए इसको एडजस्ट करते हैं तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उसके लिए फिर आपको प्रॉपर एक फिट बाइक लेना चाहिए। टेम्पररी अरेंजमेंट आप इस किस्म के कर सकते हैं। यदि सैडल पीछे की तरफ झुका हुआ होता है, मतलब उसका जो नूज है, उसका आगे का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा है, तो जो पेल्विक नर्व्स होती हैं उसके कंप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम लोगों के हिसाब से न्यूट्रल सैडल इज एडवाइज्ड। एंड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉक वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम द साइक्लिस्ट आल्सो, व्हिच इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल थिंग आउट। फोर एंड एफ्ट, सैडल आगे की तरफ रखना है या पीछे की तरफ रखना है? तो आगे और पीछे का इसमें भी अगेन हम लोग न्यूट्रल पोजीशन इसका एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आगे की तरफ रखते हैं तो आपका जो नी है वो पैडल से काफी आगे की तरफ चला जाता है और उसमें डिजनरेशन के चांसेस होते हैं। यदि पीछे की तरफ रखते हैं तो रीच में प्रॉब्लम होती है और बैक और रिस्ट वो सारी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। सो दिस हैज टू बी न्यूट्रल। टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए अगेन फोर एंड एफ्ट एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं करने चाहिए। नी पोजीशन की हम लोग बार बार बात करते हैं कि सैडल हाइट पे कैसे वेरी करता है, फोर एंड एफ्ट पे इसका क्या फर्क पड़ता है। तो उसका नापने का ये तरीका होता है कि साइकिल को स्टैटिक करके यू कैन यूज ए प्लम मेथड। सो व्हाट इज प्लम मेथड, कि नी से आप एक प्लम ड्रॉप करेंगे और ये आपका जो पैडल स्पिंडल है उस पर ड्रॉप होना चाहिए। यदि आपका नी उससे आगे जाता है तो नी के एरिया में डीजनरेशन हो सकता है, मतलब जो उसका कार्टिलेज होता है उसमें वियरिंग टीयरिंग हो सकती है, मसल्स में डैमेज हो सकता है, थाई मसल मतलब क्वाड्रिसेप्स में, और पटेलर टेंडन में मतलब नी के नीचे के हिस्से में आपको डैमेजेस हो सकते हैं। तो नी पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसका हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी चीजें जो हम लोगों को एक प्रॉपर बाइक फिट के लिए ध्यान रखनी चाहिए। पैडल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं,
हमारा फुट पैडल पे कहाँ होना चाहिए, बॉल ऑफ टोज को किस तरह से होना चाहिए, टॉर्सो का एंगल क्या होना चाहिए, सो 45 डिग्री, 90 डिग्री, एल्बोज थोड़ी सी फ्लैक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि दे वर्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर। और रिस्ट का जो ग्रिप है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। रिस्ट पल्सी का जब बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग उसको टच करेंगे। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जस्ट इसको एक बार रन थ्रू करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने हम बात कर चुके हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो सैडल पे हम लोग को सैडल हाइट, ले बैक और रीच, ये 3 चीजों का हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि सैडल हाइट काफी ऊंची होती है तो एंकलिंग करना पड़ता है। आई थिंक दिस इज बीन रिपीटेड, सॉरी। सो अब हम बात करते हैं हमारे जो जिस टॉपिक को हम लोगों ने शुरू से शुरू किया था, साइकिलिंग इंजरीज के बारे में। इंजरीज 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है। ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब यदि आप गिर जाएं, किसी चीज से हिट कर जाएं, तो वो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं, या ओवर यूज इंजरीज होती हैं। ओवर यूज को यदि हम सामान्य भाषा में बात करें, सो वेन एवर यू यूज योर बॉडी बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, मतलब आप अपने शरीर को उसकी क्षमता से ज्यादा उपयोग करते हैं, या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, सो दिस कैन लीड टू ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी में क्या क्या आता है? नी पेन, रिस्ट पेन, बैक एक, नेक पेन, सैडल एनाल्जेसिया, हिप एंड फुट प्रॉब्लम, ITB syndrome, all these things comes under overuse injuries. ट्रॉमेटिक इंजरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, हम लोग सिर्फ ओवरयूज इंजरीज को टच करेंगे। ट्रॉमेटिक इंजरीज में करना क्या होता है उसका बेसिक नॉलेज एक आप लोग को होना चाहिए। पहला चीज, जब भी कोई इंजरी होती है तो हम लोगों को जो काम करना होता है वो होता है राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। मतलब उस एरिया को रेस्ट दें, आइस लगाना होता है, कंप्रेशन देना होता है किसी भी क्रिप बैंडेज से, सिंपल बैंडेज से, और उस एरिया को अपने हार्ट के लेवल से उठा के रखें, जैसा कि ये नीचे वाली पिक्चर में है। क्या नहीं करना होता? कोई गरम सेक नहीं करना होता, किसी किस्म का कोई मसाज नहीं करना होता, इमीडिएटली कोई एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड नहीं करें, और ऐसे कोई भी ऑइंटमेंट जो वहां पे गर्मी पैदा करते हैं उनका आपको उपयोग नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी साइकिलिंग इवेंट है या कोई भी इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, बर्फ या आइस पैक सबसे जरूरी चीज होती है जो कि फील्ड में होनी चाहिए। यदि कट है तो कंप्रेशन, साफ कपड़े से उसको कंप्रेशन दें। यदि किसी किस्म का डिफॉर्मिटी, ऐसा लगता है कि कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो आपके पास में जो भी कोई स्टिफ चीज है, मे बी ए पिलो और ए कार्डबोर्ड और एनीथिंग, उससे उसको बांध के और फिर अप्रोप्रिएट प्लेस पे शिफ्ट करें। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ स्प्लिंटिंग। यदि किसी किस्म का ऐसा डिसलोकेशन जैसा आपको दिखता है तो अपने लेवल पे उसको खींच के बिठाने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि यदि उसके बीच में कोई नर्व या आर्टरी आ जाती है तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से उसमें परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं। कोई सीवियर एक्सीडेंट होता है, यदि स्पाइनल इंजरी का कोई डाउट होता है, तो ये बहुत गलत तरीका है उस व्यक्ति को शिफ्ट करने का। ऐसा करते हैं तो यदि जो उसकी इंजरी नहीं है वो भी आप उसको दे सकते हैं। तो सही तरीके से ऐसे व्यक्ति को हमेशा शिफ्ट किया जाना चाहिए। हमेशा 4 लोग इसमें होने चाहिए जो कि पूरे बॉडी को सपोर्ट करके उन्हें शिफ्ट करें। ये जस्ट ट्रॉमेटिक इंजरीज के बारे में था। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉक अबाउट द ओवरयूज इंजरीज। तो ओवरयूज इंजरी में जो सबसे आई थिंक दिस इज द सेकंड कॉमन इज द नी पेन। तो नी पेन बैक एक के बाद में सेकंड कॉमनेस्ट एंटाइटी होती है। क्या क्या हो सकता है? एंटीरियर नी पेन, मतलब घुटने के आगे के हिस्से में दर्द हो सकता है, पोस्टीरियर नी पेन पीछे के हिस्से में, या फिर लेटरल एंड मीडियल, मतलब जो उसका साइड का हिस्सा होता है उसमें भी पेनफुल हो सकता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग नी पेन, ये थोड़ा सा एक नी का स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन। आप जो ऊपर का चीज देख रहे हैं वो है थाई बोन, नीचे का है लेग बोन। मुकेश जी एंड एवरीवन, इफ आई ओवर रीच माय टाइम तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि टाइम मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, तो ज्यादा हो तो आप जस्ट प्लीज लेट। नहीं, कोई इशू नहीं, बहुत जैसे चल रहा था। या प्लीज, थैंक यू। सो दिस इज द थाई बोन एंड दिस इज द लेग बोन। सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नी जॉइंट। और ये जो आप ये चिकना सा सरफेस देखते हैं, दिस इज नोन एज कार्टिलेज।
तो एक जनरल पॉपुलेशन में भी जो हम लोग सुनते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, घुटने में घिसावट हो गया, चिकनाई कम हो गया एंड एवरीथिंग, सो बेसिकली दे आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस कार्टिलेज, मतलब ये जो स्मूथ लाइनिंग है इसमें वियरिंग एंड टीयरिंग होने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेटिव आर्थराइटिस। साइकिलिंग में कुछ कारणों से ये हो सकता है, इसलिए इस पिक्चर को दिखाने का मतलब है ये जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है लिगामेंट। तो जब भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, सपोज साइकिल से कोई गिर गया, तो ये लिगामेंट में, या ये जो छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको सी शेप दिख रहे हैं इनको बोलते हैं मेनिस्कस। तो लिगामेंट या मेनिस्कस में जो डैमेज होता है वो किसी इंजरी के कारण से हो सकता है, जबकि कार्टिलेज में डैमेज ओवर यूज के कारण हो सकता है। क्या क्या इसके कारण होते हैं? बैड बाइसाइकिल फिट, हम लोगों ने थोड़ा इस विषय में बात किया है, जस्ट उसको रिवाइज करेंगे, कुछ पॉइंट ऐड करेंगे। यदि साइकिल प्रॉपर फिट नहीं है, प्रॉपर बाइक फिट नहीं है, तो ये उसका एक कारण हो सकता है। सैडल हाइट ऊंची है तो घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द होगा। आप देख सकते हैं साइकिलिस्ट का, इसका पैर प्रॉपर्ली पेडल पे नहीं पहुंच रहा है, तो घुटने के पीछे के हिस्से में इस दर्द का संभावना इसके केस में है। और क्या होता है, यदि सैडल हाइट बहुत ज्यादा है तो इलियोटिबियल बैंड, ये एक सॉफ्ट टिश्यू का ट्रैक होता है जो कि थाई के साइड में जाता है, तो इसमें डैमेजेस हो सकते हैं और इसमें कुछ इरिटेशन हो सकता है। सैडल हाइट ऊंचा है तो हिप को थोड़ा बहुत रॉकिंग मूवमेंट में जाना पड़ेगा, मतलब बैलेंस बनाने के लिए साइकिलिस्ट को दोनों तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा बचपन में जब छोटे बच्चे कभी थे और बड़ी साइकिल चलाने का कोशिश करते थे, तो वही वाली स्थिति होती है कि पैडल तक पहुंचने के लिए दोनों साइड में मूव करना पड़ता है, जिससे कि कोर मसल्स में, हिप में थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये स्लाइड का पर्पस ये है कि सैडल हाइट ऊंचा होने से नी पेन का बहुत ज्यादा संभावना इसमें होता है। यदि सैडल हाइट लो है, आप ये केस में देखते हैं कि सैडल हाइट काफी लो है। मैं देखता हूँ कुछ जो ऐसे छोटे छोटे साइकिलिंग क्लब्स होते हैं, जैसे जवाहर सर्किल पे कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी बिल्कुल ऐसा छोटा बच्चों वाली साइकिल चला के घूमते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है कि नी के अंदर उनको इंजरी होने की संभावना होती है। दादा होते हैं वो अपने बच्चों की साइकिल लेके घूमते हैं, अब थोड़े टाइम के लिए उचित है, परंतु ऐसा करने से ऑलरेडी उनके अंदर नी का जो प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो सकता है। क्या हो सकता है, घुटने के आगे के हिस्से में दर्द हो सकता है यदि सैडल हाइट लो है। ये जो हमारा थाई मसल है, वी कॉल इट क्वाड्रिसेप्स, इसके अंदर टेंडनाइटिस हो सकता है, पेन हो सकता है क्योंकि एब्रेजन, इसमें रगड़ काफी ज्यादा लगती है। और ये जो पटेलर टेंडन है, ये पटेलर टेंडन जनरली जंपिंग स्पोर्ट्स जो होते हैं उन केसेस के अंदर ये अफेक्टेड होता है, बट साइकिलिंग का केस में यदि साइकिल सीट जो सैडल है काफी लो है तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकता है। तो जस्ट टू रिमाइंड कि ये एंगल हम लोग का होना चाहिए 25 to 30 डिग्री, सिटिंग कंफर्टेबली ऑन द सैडल एंड फुट ऑन द पैडल स्पिंडल। सैडल लेफ्ट, सैडल यदि एफ्ट होता है या आगे होता है या पीछे होता है, तो यदि वो काफी आगे होता है, तो जैसे हम लोगों ने एक प्लम मेथड करके देखा था, वो केस में हमारा नी काफी आगे की तरफ पहुंच जाता है, तो एंटीरियर नी पेन हो सकता है। और यदि काफी पीछे की तरफ है तो आईटी बैंड का जो पेन है वो हो सकता है और घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द हो सकता है। इसलिए सैडल का पोजीशन भी न्यूट्रल होना चाहिए। थोड़े बहुत समय के लिए रीच को एडजस्ट करना हो तो यू कैन डू दैट, बट स्टैंडर्ड उसमें इसको बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क्लीट का रोटेशन कैसा होना चाहिए, ये भी अगेन न्यूट्रल होना चाहिए। यदि इसको आउटवर्ड या इनवर्ड करते हैं तो घुटने के साइड में, मतलब लेटरल और मीडियल साइड में पेन हो सकता है, तो इसलिए क्लीट का पोजीशन भी जनरली न्यूट्रल रखना चाहिए। नी पेन होता है तो करना क्या क्या चाहिए। यदि किसी के प्री एग्जिस्टिंग डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है और इस तरह की गलत बायोमैकेनिक्स से उसका पेन इंक्रीज हुआ है, तो क्या ऑप्शन होता है हमारे पास में। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं डीजनरेशन के। ये आप देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल कार्टिलेज है, माइल्ड वियरिंग एंड टीयरिंग शुरू हो गया, ये वियर टीयर थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये स्टेज में साइकिलिस्ट को या जनरल व्यक्ति को काफी पेन होता है और रेस्ट के दौरान भी उसको पेन हो सकता है। एक और छोटा सा चीज है मैं बताना चाहूंगा आपको। कई साइकिलिस्ट ऐसा आते हैं कि सर हम लोगों ने, वैसे हमारे घुटने में दर्द होता है बट हम लोगों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो दर्द कम हो गया और फिर उसके एक आध घंटे बाद में दोबारा शुरू हो गया। तो ये तो बेसिकली एक बॉडी का वार्म अप होता है जिसके दौरान आपका पेन थोड़ी टाइम के लिए सबसाइड हो जाता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट साइकिलिंग इज अ क्योर फॉर दैट डीजनरेटिव आर्थराइटिस।
मतलब आप लोगों को उसका जो एक रूट कॉज है उस पर एक बार फोकस करना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? कुछ दवाइयां होती हैं जिन्हें हम कोलेजन पेप्टाइड बोलते हैं, जो कि हमारे कार्टिलेज को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं, वो दिए जा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, वेबर वुड कवर दैट। और जो पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब बायोमैकेनिकल जो फैक्टर है, उसको हम लोग को एड्रेस करना चाहिए। कुछ घुटने में लगाने के इंजेक्शन होते हैं जिनको चिकनाई का इंजेक्शन बोलते हैं, विस्कस का इंजेक्शन या स्टेम सेल इंजेक्शन, वी कॉल इट पीआरपी। तो यदि थोड़ा सा मॉडरेट स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस पहुंच चुका है तो पीआरपी का इंजेक्शन वो केस में दिया जा सकता है। बैक एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। दिस इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम विद द साइक्लिस्ट रादर। तो कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है, विटामिन डी या B12 का। यदि किसी किस्म का कोई प्रीवियस इंजरी है और बिना कंडीशनिंग के आप लोगों ने साइकिल शुरू किया है तो ये हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, कोर का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। यदि बैक एक है और अर्ली रिटर्न टू एक्टिविटी है तो भी हो सकता है, मतलब आपका कमर में दर्द है और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है तो ये हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जब कमर के दर्द से रिटर्न होता है तो कुछ स्टडीज ये कहते हैं कि सैडल यदि 3 से 5 डिग्री आगे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप उसका रखा जाए तो वो रिकवरी के टाइम पे थोड़ा सा हेल्प करता है, जस्ट ड्यूरिंग द रिटर्न फ्रॉम बैकएक टू नॉर्मल एक्टिविटी। रिहैब एंड कंडीशनिंग वुड बी हेल्पफुल थिंग इन दैट। रादर आई वुड से कि बैक पेन में तो रिहैब ही मेनली काम करता है क्योंकि ये कंडीशनिंग का इश्यू होता है। सो दीज आर डिफरेंट से पोस्चर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये काइफोटिक स्टेट है, मतलब इसका जो बैक है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट है। फॉल्टी स्टेज है, लॉर्डोटिक है, काफी आगे की तरफ झुका हुआ है, और ये एक नॉर्मल पोजीशन है। तो ये किस तरह से अचीव किया जाए इसके बारे में आप वैभव से पूछ सकते हैं। ही विल बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट। इस पोजीशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इसमें बेसिकली आपको एयर रेजिस्टेंस कम मिलता है। ये पोजीशन में एरोडायनामिक्स इसका अच्छा होता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज होते हैं। ये कंडीशन में नेक का पेन हो सकता है। तो यदि ऐसा पोजीशन आप रखते हैं तो नेक का स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए और बीच बीच में पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। साइकिलिस्ट पल्सी काफी कॉमन होती है। जब हम लोग हैंडल पे बहुत लंबे समय तक हाथ रखते हैं और रिस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है। एक्सटेंडेड मतलब ऐसा पीछे की तरफ झुका हुआ पोजीशन में होता है। तो ये जो हाथ की जो नर्व्स होती हैं, वी कॉल देम मीडियन नर्व एंड द अल्नर नर्व, तो उन पे कंप्रेशन होता है लंबे समय के लिए, जिससे कि हाथ में सूनापन, झंझनाहट, ऐसा टिंगलिंग एंड एवरीथिंग, ये सेंसेशन हम लोगों को आ सकते हैं। कंडीशन इज नोन एज साइकिलिस्ट पल्सी। क्या कारण होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर हाथ की नर्व्स पे और ब्लड वेसल्स पे। यदि रिस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा जाता है, जैसा आप इस साइक्लिस्ट में देखते हैं कि रिस्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इससे नर्व का कंप्रेशन अधिक इसमें हो सकता है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं। एक ये कारण हम लोगों ने समझा कि रिस्ट यदि एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है। दूसरा, इनडायरेक्टली यदि आपकी कोर मसल प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं है तो पूरी बॉडी का वेट आपके रिस्ट पे जाता है, तो इसलिए कोर मसल भी इनडायरेक्टली रिस्ट पेन का कारण हो सकता है। वीक कोर मसल्स भी इसका इनडायरेक्ट कारण हो सकता है। यदि सैडल बहुत ज्यादा हाई है और हैंडल बार काफी नीचे है तो भी आपकी बॉडी का पूरा वेट आपके रिस्ट पे आता है बैलेंस बनाने के लिए। तो इसीलिए बाइक फिट का होना बहुत जरूरी है। लिटरेचर बोलता है कि ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स, स्मॉल व्हील्स, स्किनी टायर्स, क्योंकि इससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आते हैं और सीधा हमारे वो रिस्ट पे ट्रांसमिट होते हैं। तो ये चीजें साइकिलिस्ट आई थिंक बेटर बता पाएंगे। तो इससे ये भी, इन कारणों से भी जो रिस्ट पेन है और जो उसका सेंसेशन लॉस है वो बढ़ सकता है। जनरल फटीग, जैसा डॉक्टर आराधना ने बताया कि फटीग से बहुत सारे नुकसान होते हैं और रिस्ट पेन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि फटीग है तो आप साइकिल पे लीनिंग पोजीशन में रहेंगे, थके हुए रहेंगे, तो रिस्ट पे आपका प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। आइडियली हैंड पोजीशन बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि लोड कम हो। प्रॉपर ग्लव्स पहनने चाहिए और जो भी सपोर्टिव ऐसे सॉफ्ट हैंडल कवर्स जो हैं वो आप इसके लिए लगा सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेडिकल है, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा टच नहीं करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर्स को करना होता है। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या ईएमजी एक डायग्नोस्टिक मेथड होता है। इसका उपयोग किया जाता है ये देखने के लिए कि नर्व पे कंप्रेशन कितना है
और कई बार कंप्रेशन जब ज्यादा होता है तो कुछ लोगों को वीकनेस आने लगता है, तो उसको असेस करने के लिए ईएमजी किया जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये सारी चीजें भी प्रिवेंटिव हैं। ग्लव्स प्रॉपर होने चाहिए, पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए, पैडेड ग्रिप्स यूज में ले सकते हैं जिसको ऐसा प्रॉब्लम है। मेडिकली ब्रेस का यदि ऐसा पोजीशन प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्रेस का उपयोग कर सकते हैं। लोकल कुछ इंजेक्शंस होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, और बहुत रेयर केसेस में रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी, एक दूरबीन से जॉइंट का ट्रीटमेंट होता है, ये बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। सैडल एनेस्थीसिया जो होता है, सैडल के एरिया में जब भी हम लोग बहुत लंबा बैठ के राइड करते हैं तो वो एरिया में सुन्नपन या एनेस्थीसिया जैसा डेवलप हो सकता है। जो एलीट साइकिलिस्ट हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि सैडल, पैडल एंड हैंडल बार, ये तीन ही जगह होती हैं जहाँ पे एक साइकिलिस्ट का कॉन्टैक्ट होता है और बॉडी का प्रेशर इस जगह पे आता है। क्या कारण होता है इसका? ये जो प्रोमिनेंट बोन होता है, इनको हम लोग बोलते हैं स्टिल ट्यूबरोसिटी, और दे आर द सिटिंग बोन्स और द सिट बोन्स। वो क्या होता है कि यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं पिडेंडल नर्व। ये पिडेंडल नर्व का ये पिडेंडल नर्व का कंप्रेशन, ये जो पिडेंडल नर्व है ये सिटिंग बोन के बिल्कुल पास से निकलती है। तो इसका जब भी कंप्रेशन होता है तो एक साइकिलिस्ट को एनाल्जेसिया, एनेस्थीसिया सैडल के एरिया के अंदर महसूस होता है, और इसीलिए एनेस्थेटिस, इसी के नाम से एक सैडल एनेस्थीसिया निकला हुआ है। एनेस्थेटिस एक विशेष प्रकार का एनेस्थीसिया देते हैं, तो सिर्फ साइकिलिस्ट का जो एनेस्थीसिया होता है उसी के कारण इसका नाम भी सैडल एनेस्थीसिया रखा गया है। तो सैडल के एरिया में जो एनाल्जेसिया होता है नर्व कंप्रेशन की वजह से, नोन एज सैडल एनेस्थीसिया। टिल्ट प्रॉपर रखना चाहिए, न्यूट्रल टिल्ट, क्योंकि और कोई टिल्ट होता है, यदि टिल्ट सैडल टिल्ट इज बैकवर्ड, मतलब उसका जो फ्रंट है वो आगे की तरफ है, तो ये एनेस्थीसिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो केसेस के अंदर कंप्रेशन का चांसेस बढ़ जाता है। सैडल थोड़ा सा सॉफ्ट यूज करना चाहिए, इसका पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए, वुमेन के लिए वाइडर सैडल होनी चाहिए, और बीच बीच में 20 से 30 सेकंड तक ऑफ सैडल राइड होना चाहिए। मतलब सैडल से आप ऊपर उठ के थोड़ा सा उसको राइड करें, और टॉक के एंड में दिस वुड बी बेटर इफ साइक्लिस्ट वुड कमेंट ऑन दैट। जस्ट बिफोर एंडिंग अप थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं। पंजे में कई बार बहुत तीखा दर्द होता है, तो ये केसेस में हम लोग इस कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। तो मॉर्टन्स न्यूरोमा उसका एक कारण हो सकता है, मतलब जो पैर की हड्डियां होती हैं उसके बीच में जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनमें कंप्रेशन से एक सूजन जैसा आ जाता है, एक न्यूरोमा जैसा बन जाता है। सो दिस इज कॉज ऑफ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन मतलब बहुत ही तीखा चुभने जैसा दर्द उसमें होता है। क्या क्या करना होता है? आपका शू करेक्ट होना चाहिए। किसी केसेस में ऑर्थोटिक्स आपको लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपके जो फिंगर्स हैं वो रिलैक्स रहें, और इसके अलावा जो फुट की जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। कुछ विटामिन का टैबलेट, विटामिन B6, B12 और गाबापेंटिन, मतलब जो नर्व को स्ट्रेंथन करने वाले विटामिन होते हैं, वो हम लोग इन केसेस में रिकमेंड करते हैं। प्लांटर फेशियाटिस, पैर के नीचे के हिस्से में दर्द होना, ये काफी कॉमन होता है। सो यू कैन सी एडी से ये नीचे एक सॉफ्ट टिश्यू का एक कवर होता है, एक मास्क का एक ट्रैक्ट होता है। तो कई बार साइकिलिस्ट को इस किस्म का भी इंजरी होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन को भी होता है। वी कॉल इट प्लांटर फेशियाटिस। क्या क्या ट्रीटमेंट करना होता है? फिजियोथेरेपी वुड बी वेरी हेल्पफुल, सम ऑफ द मेडिकेशन, कुछ स्प्लिंट का जरूरत पड़ सकता है, और ये कुछ होम रेमेडीज होती हैं। टेनिस बॉल लेके उससे अपने पंजे पे मसाज करिए, या फिर फ्रोजन बॉटल लेके इस तरीके से आप उसको मसाज कर सकते हैं, तो प्लांटर फेशियाटिस से निजात इसमें पाया जा सकता है। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, हम लोगों ने शुरू में बात किया था, यदि सैडल हाइट बहुत ऊंचा होता है तो थाई के साइड में इस तरह का पेनफुल कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट टिश्यू का ट्रैक है ये आपके थाई में आगे पीछे की तरफ मूव करता है, तो नीचे की तरफ या बीच में ऊपर की तरफ कंटिन्यूस यदि पेन है तो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम उसका एक कारण हो सकता है। सैडल हाइट, अचानक से अपने माइलेज को बढ़ाना, अपनी स्पीड को बढ़ाना और अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाना, ओवर यूज जो होता है वो इसका एक कारण हो सकता है। क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं? टेपिंग, स्ट्रेचिंग, इन सम केसेस इंजेक्शंस एंड फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी विल बी वेरी गुड रेमेडी फॉर आईटीबी सिंड्रोम्स। एथलीट फुट, गर्मी के दिनों में जो पसीना बहुत ज्यादा आता है तो फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि पाउडर और दूसरी चीजों के को लेके
हम लोग ये बहुत ज़्यादा जो स्वेटिंग होती है उसका ध्यान रखें, सॉक्स को चेंज करना चाहिए, एंटी फंगल ऑइंटमेंट यदि हो जाता है तो उसका यूज़ करना चाहिए। यदि इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत बार बार उसको साबुन से नहीं धोना चाहिए। सो आई थिंक दिस एंड्स माय टॉक, और सेशन के बाद में हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे विल ओपन फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग दिस लॉन्ग सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्रम जी, एक अमेजिंग आपने जो जानकारी दी आज हमको, खासकर जो नए लोग हैं उनको बहुत दिक्कत रहती है कि कैसा पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से साइकिलिंग करनी चाहिए, किस तरह से पैडलिंग करनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल आपने बताया। उसके लिए ARL जो जयपुर साइक्लोथॉन की टीम है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है आपकी। और